चलिए हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहला इंसुलिन सिग्नलिंग, ठीक है शुरू करते हैं। तो भाई देखिए बात नहीं करेंगे, ध्यान सुनिए। जब इंसुलिन सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो इंसुलिन का रिसेप्टर कहाँ मिलेगा जी? मेम्ब्रेन में। लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट होता है तरीका बनने का। जब रिसेप्टर बन रहा होता है ना, जब इंसुलिन का रिसेप्टर बन रहा होता है ना, देखो तो ये रिसेप्टर बन रहा था, ठीक, इंसुलिन रिसेप्टर बन रहा था। तो बनते बनते बीच में क्या होता है, ये रिसेप्टर दो भागों में टूट जाता है। जब रिसेप्टर का सिंथेसिस हो रहा था उस समय ना, दो भाग में टूट जाता है। कहां कैसे टूटता है देखो तो, यहां से, ठीक। ऊपर वाला स्मॉल सब यूनिट बन जाते हैं, ऊपर वाला स्मॉल सब यूनिट, और नीचे वाला कहलाता है लार्ज सब यूनिट। ठीक है जी। तो वास्तव में होता है क्या, स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट में जो स्मॉल सब यूनिट होता है ना, वो अल्फा सब यूनिट होता है। कौन सा सब यूनिट होता है जी? वो अल्फा सब यूनिट होता है। अब लोग किसका स्पीकर आने बंद करो, स्मॉल सब यूनिट को क्या बोलते हैं हम? अल्फा सब यूनिट। और लार्ज सब यूनिट कौन सा होता है? बीटा सब यूनिट। और ये बाहर में रहता है भाई। तो अब बताइए कौन लाइगेंड को बाइंड करने वाला है, अल्फा की बीटा? अल्फा। अल्फा करेगा। बस इतना था जानना था। यहां पर अगर लाइगेंड है, ये लाइगेंड है, तो लाइगेंड को रिसीव करने वाला कौन है बोलने पर? अल्फा सब यूनिट। बस बाकी मेम्ब्रेन को क्रॉस क्रॉस करेगा, टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी किसमें मिलेगा? सब बीटा में मिलेगा। डायग्राम देखो समझ में आ जाएगा सब। देखो ध्यान से ईमानदारी से देखिए डायग्राम को, समझा रहा हूं मैं। मान लीजिए मैं कोई मसल सेल बना रहा हूं, दया है होश में है कि नहीं रही? जी सर। मसल सेल बना रहा हूं, देखो मसल सेल, ये एक सेल है, सेल का आधा हिस्सा दिख रहा है आपको जी? ठीक, ये है कोई हमारा मसल सेल। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहां पर हो क्या रहा है। इसका रिसेप्टर मिलेगा हमको ये, देखो ठीक है। ये क्या कौन सा सेगमेंट है देखो तो, ये बीटा सेगमेंट है, बीटा। तो बताइए अल्फा कहाँ पे होगा? ऊपर में होगा जी। देखो इसका अल्फा वाला भाग यहाँ पर होता है। किसको रिसीव करेगा बताओ तो? ये अल्फा है, अल्फा सेगमेंट। स्मॉल सेगमेंट अल्फा होता है, बोला था मैं आपको पहले बोल दिया हूँ। बताओ कौन बाइंड होगा बताओ तो? इंसुलिन। इंसुलिन। इंसुलिन आएगा क्यों, क्यों आएगा इंसुलिन बताओ तो? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ चुका है। बस जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा ना, तब से रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। मैं इसको डायग्राम को साइड में बना दे रहा हूँ भाई। ठीक, यहाँ पर ब्लड सेल ले लेते हैं, देखो तो ये ब्लड वेसल समझ लीजिए आप, ठीक, ये ब्लड वेसल समझ लीजिए। ठीक है जी, देखो इधर ये ब्लड वेसल है, ये डायग्राम दिख रहा है कि नहीं?
ब्लड में किसकी लेवल बढ़ गई? ग्लूकोज की। बढ़ गई। जैसे ब्लड की ग्लूकोज लेवल बढ़ जाती है ना, तो सीधा जाता है पेनक्रियास के पास, बट बीटा सेल के पास सिग्नलिंग, और वहां से निकलता है हार्मोन कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन। ठीक, अब ये सब थे, मान लीजिए इंसुलिन, ये सब क्या थे? इंसुलिन थे। ठीक है, इंसुलिन आके बाइंड हो जाएगा जब रिसेप्टर से, देखो ये ऊपर में। ठीक, देखो यहां से आया, बाइंड हो गया। जैसे इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड हुआ, सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा बताओ? कौन कौन सा फास्फोराइलेशन होता है सबसे पहला? बताओ पहला क्या होगा जी? ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ऑटोफॉस्फोराइलेशन। ऑटो हुआ, पहले ऑटो फास्फोराइलेशन हुआ जी, देखो ये फिर क्या होता है बताओ? क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। क्रॉस हो गया जी। ये बोधराम जाग रहा है। ठीक, दो काम हो गया भाई कंप्लीट हमारा। जैसे इंसुलिन बाइंड होता है, ऑटो फास्फोराइलेशन और क्रॉस फास्फोराइलेशन हो गया। अब यहां पर बाइंड होता है भाई एक प्रोटीन IRS1। नाम क्या है जी? IRS1। देखते रहना ध्यान से, क्वेश्चन करूंगा फिर इसके बाद तुरंत पश्चात। यहां बाइंड होता है IRS1। ये अब बताइए, क्योंकि फास्फोराइलेटेड भाग पर बाइंड होने की ताकत कौन रखता था जी? SH2 डोमेन ना। कौन रखता था? SH2 डोमेन। तो बताइए ये IRS1 का इधर कौन सा डोमेन हो जाएगा फिर? SH2। SH2। इधर हो जाएगा SH3। ठीक है जी। फिर क्या होता है देखिए, तो ये जो नीचे वाला जो फास्फेट ग्रुप है, जो ऑटो फास्फोराइलेशन किए, क्रॉस फास्फोराइलेशन किए, वो फिर पुनः जैसे ही IRS1 आके जुड़ जाता है ना, उसके ऊपर फिर फास्फेट जुड़ देते हैं। क्या कर देते हैं जी? उसके ऊपर पुनः फास्फेट जोड़ दिया जाता है। देखो तो ये ध्यान रखना। कुछ समझ में आया कहानी? पहले ये जो डाइमराइज रिसेप्टर, पहले रिसेप्टर तो मोनोमर था भाई, मेरे हाथ को देखना, मोनोमर था। इंसुलिन के बाइंड हुआ तो डाइमर हो गया। इसका साइटोसिलिक पार्ट जो बीटा वाला पार्ट है, उसमें टायरोसिन की एक्टिविटी था। पहले ऑटो फास्फोराइलेशन किया, फिर क्रॉस फास्फोराइलेशन किया, फिर कौन आके बाइंड हो गया? IRS1 आके बाइंड हो गया। फिर इनमें फास्फेट जोड़ने की ताकत बढ़ जाती है, अब काइनेज एक्टिविटी बढ़ जाती है, आपस में और जोड़ते रहते हैं, आपस में और जोड़ेंगे, और साथ ही साथ किसके ऊपर जोड़ देंगे? IRS1 के ऊपर भी फास्फेट जोड़ देते हैं। जब फास्फेट जुड़ जाती है उसके ऊपर, फिर वही प्रोटीन एडाप्टर प्रोटीन, नाम याद है ना? बताओ एडाप्टर प्रोटीन का नाम क्या बताओ जी? GRB2। ठीक, बढ़िया। ग्रेप2 प्रोटीन ना एक्टिव हो जाता है, आगे फिर जुड़ जाता है भाई। यहां पर देखो, यहां पे जुड़ गया ये, इसका नाम था क्या? GRB2। बोले तो ग्रेप2। बताइए ग्रेप2 का कौन सा हिस्सा जुड़ेगा जाके इधर जी? SH2। SH2 बिल्कुल सही। एन SH2 जुड़ गया जाके यहाँ पे, तो उसका फ्री वाला हिस्सा कौन सा बताओ इधर का? SH3। SH3। तो इधर SH2 था, इधर SH3 था। बताओ अब ग्रेप2 के SH3 पे कौन जुड़ता था बताओ जी, जल्दी बताओ फटाफट। सॉस। सॉस। सॉस जुड़ता था, बहुत बढ़िया। जोड़ देते हैं सॉस को।
फर्स्ट किसकी तरह काम करता था बताओ कोई फटाफट? ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंजर फैक्टर। एक्सचेंज फैक्टर है ना, ग्वानिल न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर ये करता था। और क्या कर देता था? कौन सा प्रोटीन का क्या किसको हटाता था? रेस प्रोटीन के। रेस प्रोटीन पहला प्रोटीन को जिन्होंने जी कहां पे खोजे थे? रॉस सर्कमा वायरस में, कुछ समय पहले ही पढ़े हमने उसको। देखो जी अगला कौन सा प्रोटीन था बताओ? कौन सा प्रोटीन को क्या किया इसने? रेस प्रोटीन के किसको हटा दिया? किसको हटा दिया रेस प्रोटीन के? बताओ कोई, किसको हटाया किसको जोड़ा? जीडीपी को हटा के जीडीपी को जोड़ दिया सर। हाँ ठीक है भाई, आवाज कट रहा है, आपका सिग्नल कम है। इधर देखो, इधर से हट गया था कौन? जी टी पी। अभी कुछ समय पहले बता दिया भाई, जी जीडीपी ना, जीडीपी जीडीपी जीटीपी को जोड़ दिया, जीडीपी को हटा दिया। अब बताओ रेस किससे जुड़ेगा? बताओ फटाफट बताओ कोई, बताओ जी गणेश। गणेश भाई काइनेज सी किससे? प्रोटीन काइनेज सी। हाँ बहुत बढ़िया, किससे जुड़ेगा जी? प्रोटीन काइनेज सी से जुड़ेगा। चलिए बढ़िया, ये था प्रोटीन काइनेज सी। बोलो या रेप काइनेज बोलते हैं इसको हम, रेप काइनेज या फिर प्रोटीन काइनेज सी। प्रोटीन काइनेज सी का कौन सा टर्मिनल जुड़ता था इधर बताओ? चलो तो भाई कौन बताएंगे? हमारे अरुण भाई बताओ। सी टर्मिनल सर। गलत, एन टर्मिनल्स। एन टर्मिनल। भाई अरुण भाई देखो, इधर जी एन सर। टर्मिनल भाई, एन भाई इधर, इधर क्या है? सी। अब रैप काइनेज में क्या होगा? हाँ कन्फर्मेशनल चेंज। ठीक है जी, ये एक प्रकार का कौन सा जी काइनेज है? सर। सेरिन थ्रेओनिन काइनेज ना, एक प्रकार का। ये क्या बोलना पर एक प्रकार का सेरिन थ्रेओनिन काइनेज। काइनेज। अब यहां पर काइनेज एक्टिविटी बहुत ज्यादा पाई जाती है इसमें, इसमें सबसे ज्यादा काइनेज एक्टिविटी होता है भाई। मैं लिख दे रहा हूं देखो, लिखने के तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कितना काइनेज एक्टिविटी पाई जाती है इसमें। देखो MAP माइटोजन एक्टिवेटिंग प्रोटीन, काइनेज काइनेज काइनेज। मतलब देखो तो कितना एक्टिविटी है, मतलब ज्यादा ताकत है इसमें, काइनेज फॉस्फेट जोड़ने की ताकत ज्यादा है। इसे मैं इतना बार लिख दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। किसके ऊपर फॉस्फेट जुड़ता है बताओ जी, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ कोई, जल्दी बताओ। मैक को। किसके ऊपर? मैक। चलिए बढ़िया, मैक प्रोटीन। बिल्कुल बढ़िया, मैक के ऊपर जोड़ दिया गया जी फॉस्फेट। फॉस्फेट जोड़ के क्या कर दिया गया बोलना पर? यहां पर एक्टिव कर दिया गया। देखो जी फॉस्फेट जोड़ के क्या कर दिया गया इसको? एक्टिव। अब बताइए मैक क्या करता है, किसके फॉस्फेट जोड़ता था बताओ जल्दी फटाफट? ERK के ऊपर। यार ERK के ऊपर, बिल्कुल सही। इसी को याद रखना है आपको, सीक्वेंस को यही पूछेगा आपको। ERK के ऊपर क्या कर दिएगा? फॉस्फोराइलेशन, फॉस्फेट जोड़ दिया भाई। कलर बदल देते हैं फटाफट। ये ठीक है जी। अब ये चला गया न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर जी? न्यूक्लियस के अंदर भाई चला गया। चलो यहां बना दे रहा हूं मैं ऐसे न्यूक्लियस को। ये बना दिया देखो।
चलिए ये थोड़ा सा हमारा टेढ़ा बन गया, इसको हटा देते हैं जी। ये हो गया ठीक। अब एंट्री मारा न्यूक्लियस के अंदर, और एक्टिव कर दिया दो प्रोटीन को। एक प्रोटीन है ELK, दो प्रोटीन को एक्टिव किया बोला मैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं वो। ELK को फॉस्फेट जोड़ा काइनेज है ना, और दूसरा SRF, दोनों के ऊपर क्या कर दिया जी इसने, फॉस्फेट जोड़ दिया। ये दोनों हो गए एक्टिव, और दोनों चले गए भाई कहां पे, न्यूक्लियस के ऊपर, और जाके क्या कर दिया, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम किया, बाइंड हो गए, काम को स्टार्ट। ठीक है, कैसे स्टार्ट करते हैं देखो, ये था DNA, ये DNA था, ये लोग आए DNA में बाइंड हो गए और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम को कर दिए स्टार्ट। ये तो इधर क्या हो गया जी, जीन का एक्सप्रेशन। ठीक, जीन एक्सप्रेशन। तो जो जीन एक्सप्रेशन हुआ उसमें काम क्या हो, वाला सबसे इंपॉर्टेंट काम बता दे रहा हूं मैं, सबसे एक इंपॉर्टेंट जो काम है, बाकी फिर काम बताऊंगा, 3-4 जीन एक्टिव होंगे ना। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है देखो भाई, बताओ मसल में कौन सा ग्लूट प्रोटीन पाया जाता है, बताओ तो कोई फटाफट बताओ, मसल में कौन सा ग्लूट प्रोटीन पाया जाता है जी, GLUT4। GLUT4, बढ़िया। तो देखिए मेम्ब्रेन में GLUT4 प्रोटीन, ये एंडोसोम है ना, ये क्या है जी, एंडोसोम है, एंडोसोम है, एंडोसोम पाई जाती है अंदर में, मेम्ब्रेन वेसिकल पाए जाते हैं, उसमें ऑलरेडी GLUT4 प्रोटीन पाई जाती है, या नहीं होती है तो बनाया जाता है, बात को समझना, नहीं होती है तो बनाया जाता है, और होता है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है। बात को समझो मैं जो बोल रहा हूं, ये देखो ये सब एंडोजन में क्या था देखो तो, GLUT4 थे भाई, ये GLUT4 यहां पर थे, एंडोजम में थे। तो जैसे ही ये जीन एक्सप्रेस हुआ ना, उनको एक्सप्रेस किया, जो जो क्या कर सकते हैं जी, जो क्या कर सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं ये स्क्रीन, हेलो, यस सर, यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो क्या होता है देखिए, जैसे ये जीन एक्सप्रेस होते हैं, क्या करते हैं ये इस एंडोसोम वर्क को ले करके मेम्ब्रेन में कर देते हैं फ्यूज, वेसिकल फ्यूजन, ठीक है ना। तो वेसिकल फ्यूजन, तो बताओ ये कहां पहुंच जाएगा, बताओ तो आप, दिख रहा है ना डायग्राम, जी सर। बताओ GLUT4 कहां पहुंच गया, बताओ जी आप, सेल की मेम्ब्रेन में पहुंच गया। क्योंकि बताइए ब्लड में किसकी लेवल बढ़ गई थी भाई, ग्लूकोज की। ग्लूकोज की, वही तो ज्यादा नहीं रखना चाहते थे ना, शुगर हो जाता, वरना कौन सा डायबिटीज, डायबिटीज मेल्टस हो जाता ना भाई, यूरिन में दिखता ना ग्लूकोज, ये सब ग्लूकोज से भाई देखो, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ चुकी थी ना, तो अब क्या करेंगे, ये सब ग्लूकोज कहां जाते हैं बताओ भैया, आप बताओ कोई कहां आएंगे, मसल सेल में। मसल्स में। आ जाएंगे साहब, मसल में आ गए, देखो ये सब आएंगे ऐसे करके, ठीक, ग्लूकोज आ गए अंदर। अब ध्यान से देखिए,
ग्लूकोज तो बहुत ज्यादा है ब्लड में ना, हमको नहीं चाहिए इतना सारा। तो ग्लूकोज जो आए हैं करेंगे क्या, बताओ भाई कोई अंदर आके क्या क्या कर सकते, भास्कर बताओ तो। ये जो ग्लूकोज आए क्या कर सकते हैं इसको हम? इसको ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट, बिल्कुल फैट के बिल्कुल रूप में भी सही। बदल सकते हैं। इधर देखो ये क्या था बताओ तो जी, ये सब क्या था बताओ तो। ये क्या? ग्लाइकोजन। बिल्कुल सही, ग्लाइकोजन था ये भाई, ग्लाइकोजन था ना। इसका मतलब देखो किसका मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है, मोबाइल वाइब्रेट कर रहा है किसका, देखो तो देखो यहां से ये क्या बनाने में चला गया, बताओ जी, ग्लाइकोजन बनाने में। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजेनेसिस। सुन रहे हो ना मेरी बात? जेनेसिस। नहीं सुन पा रहे हो क्या? मेरी बात सुन पा रहे हो कि नहीं सुन तुम रहे हैं लोग? सर। सुनाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज अंदर लाए थे क्या करेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस करेंगे, ग्लाइकोजन बनाएंगे। या क्या कर सकते हैं भाई बताओ, उसको तोड़ दो रे, जल्दी तोड़ दो ग्लूकोज को। ग्लूकोज को तोड़ोगे तो क्या, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, बिल्कुल सही। यूज करो उसको, इतना सारा ग्लूकोज है क्या करेंगे, यूज करो उसको। तो क्या करेंगे बोलने पर ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लाइकोलाइसिस होता है किसमें टूटता है, किसमें बदलता है बताओ तो। पारुविक पार्विक एसिड। एसिड। बिल्कुल सही, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक, दूसरा काम हो गया। तीसरा क्या करो, इतना सारा पड़ गया भाई, उससे फैट बनाओ, उससे प्रोटीन बनाओ। प्रोटीन बना सकते हैं ना उससे, प्रोटीन बना सकते हैं कि नहीं जी? बनेगा सर। प्रोटीन बना सकते हैं सर। सिंथेसिस। तभी तो मैं इंसुलिन को क्या बोलता था जी, और फैट। क्या बोलता था, प्रोटीन बनाने की ताकत रखता था, इसलिए क्या बोलता था उसको मैं, एनाबोलिक। एनाबॉलिक एनाबोलिक हार्मोन। एनाबॉलिक। इसलिए तो बोलता था प्रोटीन बन गया। देखो इतना सारा ग्लूकोज क्या करोगे, बाहर से जो लाए हो अंदर, या तो जमा करो या तो तोड़ो रे किसी किसी फॉर्म में, या किसी फॉर्म में बदलो। ये सब काम तो हुआ। तो काम क्या क्या हुआ मैं नीचे लिख दे रहा हूं, देखो भाई यहाँ पर जीन एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं, देखो क्या क्या काम हुआ। जीन एक्सप्रेशन में कौन कौन सा जीन एक्सप्रेस होंगे इसके न्यूक्लियस के अंदर जो हो रहे हैं यहाँ पर, क्या क्या होगा देखो एक एक करके लिख दे रहा हूं मैं। सबसे पहला काम बताओ तो, ग्लूट 4 का क्या होगा बताओ तो, ग्लूट 4 सिंथेटिक जीन एक्सप्रेस होगा ना, काम करेगा ये भाई। ग्लूट 4 बनाना पड़ेगा ना हमको, तब तो अंदर लाओगे। अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा, अगर है तो क्या करना पड़ेगा। दूसरा काम बताओ, ट्रांसपोर्ट ऑफ किसको, ग्लूट 4 टू कहां पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ले जाने के लिए जो जो जीन चाहिए सब एक्टिव किया जाएगा, जीन एक्टिव। समझ में आया? समझे कि नहीं रहे कि ऐसे ही भांग खा के सो रहे हो? समझ रहे हैं नहीं सर। सर, आ रहा है समझ में। ठीक, बताओ या तो ग्लूट 4 नहीं था तो बनाया, अगर था तो कहां ट्रांसफर किया, मेम्ब्रेन तक। और यदि मेम्ब्रेन तक। और अगला काम क्या करेंगे, ग्लूकोज को अंदर ले आके क्या करेंगे, ग्लाइकोजेनेसिस, मतलब ग्लाइकोजन बनाने वाले जीन, ग्लाइकोजन सिंथेटिक जीन। क्या हो जाएगा बताओ जी, बढ़ जाएगा। तीसरा बताओ, चौथा बताओ जी, ग्लाइकोलाइटिक जीन, ग्लाइकोलाइसिस होगा कि नहीं होगा? होगा सर। ग्लाइकोलाइटिक भी बिल्कुल होगा, ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइटिक जीन। कैसा हो जाएगा जी भाई, भरा पड़ा है ग्लूकोज, तोड़ो ना जितना चाहो, क्या दिक्कत है। अगला बताओ जी, प्रोटीन सिंथेसिस होगा ही नहीं होगा बताओ तो। होगा सर। बिल्कुल, प्रोटीन होगा। सिंथेटिक जीन। अब बताइए ग्लाइकोजन टूटेगा ही नहीं टूटेगा, ग्लाइकोजन जो आपको दिख रहा है यहां पर, ये टूटेगा कि नहीं? नहीं सर। बताओ अरुण, टूटेगा ही नहीं टूटेगा?
नहीं टूटेगा सर। बिल्कुल नहीं टूटेगा भाई, क्यों टूटेगा? और टूटता तो ग्लूकोज बनता, बनाने के लिए तोड़ते थे ना। ऑलरेडी इतना ग्लूकोज है, भयंकर मारा मारी चल रहा है, इतना ग्लूकोज है, जी तो ग्लाइकोजन को क्यों तोड़ेंगे? और नहीं तोड़ते हम ग्लाइकोजन को। तो बताओ, तो कौन सा जीन एक्टिव नहीं होंगे? ग्लाइकोजिनो लाइसिस। लाइटिक जीन कैसे होंगे? काम नहीं करेंगे, कम काम हो जाएंगे, जबकि प्रोटीन सिंथेटिक जीन क्या हो जाएगा? बढ़ गया। समझ में आया कहानी कैसे जीन एक्टिव होते हैं? अगर ये काम लीवर में चलेगा तो इंसुलिन आते ही क्या बनेगा बताओ तो जी, कौन सा ग्लूट बनेगा? बिल्कुल ग्लूट 2 बनेगा, याद रखना। लेकिन ग्लूकेगन आता था, ग्लूट 2 अंदर से बाहर ले जाता था। इंसुलिन आया तो ग्लूट 2 बाहर से अंदर लाएगा, ओरिएंटेशन बदल जाएगा उसका। समझ में आया कहानी? जी सर। वही रहेगा, ग्लूट 2 ही बनेगा, लेकिन अब अंदर लाएगा, उसमें बाहर ले जाता था। आप लोग भी देखे हो ना, आपके घर में जब दरवाजा लगाते हो, कुछ दरवाजा बाहर खुलते हैं, कुछ दरवाजा अंदर खुलते हैं, देखे हो कि नहीं? आज तक दरवाजा नहीं देखे हो क्या तुम लोग? कुछ दरवाजा बाहर खुलते हैं भाई, कुछ दरवाजा अंदर खुलते हैं, तो सेम ऐसे, बस दरवाजा लगाने का पोजीशन अलग था ना। उसी दरवाजा को उल्टा करके लगा देता, अंदर खुलता, वही दरवाजा बाहर भी खुल रहा है। ये मैं क्या बना रहा हूं बताओ तो जी? मेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन। ठीक। मेरे ख्याल से एंडोसोम समझ नहीं आया सर, एंडोसोम कैसे बनेगा मतलब? क्या चीज? वो कौन बोल रहे हो? भूल जाओ उसको, अभी तुम सेल बायोलॉजी पढ़ना उसमें, अभी भूल जाओ, सेल बायोलॉजी का मामला है। बस तुम एंडोसोम था क्या होता है, वेसिकल होता है वो, ईआर से गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी से एंडोसोम बनता है, वो तुम भूल जाओ उसको, बस ये बनता है, इतना याद रखो। हाँ सर, मतलब ये एंडोसोम ही ग्लूट 4 को लेकर के जाएगा। हाँ वही जाएगा, वही जाएगा, एंडोसोम या बोलो या वेसिकल बोलो, ओके सर। ठीक है ना? ये क्या था? ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल था ना जी, ऐसे, और ये क्या था? एंडोसोम था, ठीक। किसी को कहीं पर दिक्कत है तो बताओ। समझ में आ गया तो यस लिखो फटाफट। समझ में आ गया तो यस लिखो, नहीं तो मैं समझूंगा, नहीं समझे हो तुम लोग। यस सर। क्यों आज से समझ में नहीं आया क्या? नहीं सर, चैट का ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, चैट डिसेबल कुछ बता रहा है। हाँ सर, एक मेरे का तरफ ऑप्शन से होता है। ठीक है। मेरे तरफ से ठीक है भाई, मेरे तरफ से समझ कोई में आया सर, लेकिन ठीक है ना? समझ आ गया सर। चलो भाई ठीक है, ठीक, ओके। चलो अब लाइन टू लाइन देख लेते हैं हम लोग जो लिखा हुआ है। देखो क्या बोल रहे, देखो तो, इंसुलिन रिसेप्टर ड्यूरिंग मैच्योरेशन क्या होता है? क्लीव इनटू टू डिफरेंट सब यूनिट, अल्फा और बीटा, बोल चुका हूं मैं। अल्फा छोटा होता है, स्मॉलर होता है, और वो लिगैंड को बाइंड करता है जी, जबकि बीटा बड़ा होता है और वो हाइड्रोफोबिक डोमेन है, मतलब मेम्ब्रेन क्रॉस करता है। देखो बीटा, देखो देखो मेम्ब्रेन क्रॉस किया है ना बीटा वाला, ये यहाँ से पूरा बीटा है भाई, ये पूरा बीटा यहाँ से मेम्ब्रेन को क्रॉस भी किया है, और टायरोसिन काइनेज डोमेन इसी के पास होती है, यही फास्फेट जोड़ने की ताकत रखता है, ठीक। ये हो गया, ठीक है। हाइड्रोफोबिक डोमेन है, मैंने क्रॉस किया है, और साइटोसिलिक कैटालिटिक डोमेन भी इसके पास है। बाइंडिंग ऑफ इंसुलिन टू इट्स रिसेप्टर इंड्यूस डेमराइजेशन, मैं पहले बोला हूं, जैसे लिगैंड बाइंड होता है क्या हो जाता है? डेमराइजेशन। अगला देखो, रिसेप्टर अंडरगो R2 एंड क्रॉस फॉस्फोरिलेशन, बिल्कुल सही, दोनों चीज होता है यहाँ पर। उसके बाद कौन बाइंड होता है? IRS1 बाइंड होता है,
क्योंकि इसके बाद भी क्या पाई जाती है, SH2 डोमेन पाई जाती है। कहाँ बाइंड होता है बोलने पर, जहां पर ऑलरेडी फॉस्फेट जुड़ा होता है वहीं बाइंड होता है। डायग्राम में दिखा चुका हूं मैं, फिर भी देखना चाहते हो देख लीजिए आप। देखो यहाँ पर ये IRS2 कहाँ बाइंड हुआ भाई, जहां पर ऑलरेडी फॉस्फेट जुड़ा है वहीं पर तो बाइंड हुआ ना, देखो ये। ठीक, ये वाला हो गया। चलिए देखते हैं आगे। IRS1 इज फॉस्फोराइलेटेड बाय द रिसेप्टर। ठीक, बिल्कुल रिसेप्टर द्वारा फॉस्फेट जुड़ जाता है उसके ऊपर में, IRS1 के ऊपर। देखो ये जुड़ गया, यहाँ पर लाल कलर से दिख रहा है। ऑन द अदर साइड IRS1 इज इंटरेक्ट विद किसके साथ जी, ग्रेप2 के साथ। बिल्कुल सही, देखो डायग्राम देख सकते हो, ये इधर ग्रेप2 के साथ जुड़ा, इधर ग्रेप2 का कलर देख लो, मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये ग्रेप2 का कलर देखो, ठीक दिखा डायग्राम अभी। ग्रेप2 सुन रहे हो कि सो गए हो तुम लोग? जी सर दिख रहा है। हाँ ठीक, इसके बाद देखते हैं आगे। ग्रेप2 एक्टिव एक्टिवेट रेस्ट प्रोटीन बाय इंटरेक्टिंग विद सॉस। बिल्कुल सही, ग्रेप2 सॉस से जुड़ करके किसको एक्टिव कर देता है जी, रॉस को। देखो यहाँ पर सॉस के साथ जुड़ा और एक्टिव कर दिया किसको जी, रेस को। ठीक, आगे देखो अगला। रेस प्रोटीन इंटरेक्ट विद एन टर्मिनल। बिल्कुल सही है। अब रेप काइनेज लीडिंग टू द एक्टिवेशन ऑफ मैप काइनेज पाथवे। बिल्कुल इस बात मैप काइनेज पाथवे चलता है, देखो यहाँ पर साइड में जुड़ा है। और चलो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैप काइनेज वाला मामला, थोड़ा देखो इधर। मैं आपको बोला था कि मैप काइनेज की एक्टिविटी वहां पर सबसे ज्यादा होती है, धीरे धीरे मैप काइनेज की एक्टिविटी कम होती जाती है भाई। कैसे कम होती है देखो तो, यहाँ पर देखो ये बहुत ज्यादा एक्टिविटी यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कम हो जाती है। मैप काइनेज एक्टिवेटिंग प्रोटीन, काइनेज दो बार करते थोड़ा कम हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा और कम हो जाएगा जी, मैप काइनेज एक्टिविटी। ठीक, तो सबसे ज्यादा किसकी हो गई, सबसे ज्यादा एक्टिविटी किसकी हो गई, प्रोटीन काइनेज सी। हाँ बिल्कुल, प्रोटीन काइनेज सी की एक्टिविटी सबसे ज्यादा हो गई ना, इसकी ज्यादा हो गई सबसे ज्यादा जी। ठीक, उसके बाद देखते हैं आगे अगला कमेंट। फॉस्फोराइलेटेड एंड एक्टिवेटेड, देखो यहाँ पर मैप काइनेज पाथवे चला, फाइनली कौन एक्टिव हुआ, ERK ELK। देखो तो फॉस्फोराइलेटेड एंड एक्टिवेटेड ERK ट्रांसलोकेट इनटू द न्यूक्लियस। फाइनली ERK चला गया, देखो ये ERK कहाँ चला गया जी, न्यूक्लियस के अंदर, और जाके दो प्रोटीन को एक्टिव किया, नाम था ELK और SRF। ठीक, ELK और SRF, देखो ये देखो। ठीक है, अगला एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। मैं बोला था किसकी तरह काम करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की तरह काम करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन कराते हैं। एक्टिवेटेड ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर प्रमोट द एक्सप्रेशन ऑफ इंसुलिन रिस्पॉन्सिव जीन, लाइक अभी जो लिखे थे नीचे, ग्लाइकोलाइटिक जीन, ग्लाइकोलाइसिस कराता है, ग्लाइकोजन बनवाता है, GLUT4 नहीं है तो बनाता है, GLUT4 बनाया है तो मेमोरी तक ट्रांसफर करवाता है, सब काम किया। GLUT4 इज एन इंसुलिन डिपेंडेंट। भाई एक चीज देखिए, जब तक इंसुलिन नहीं आएगा, जब तक इंसुलिन नहीं आएगा तब तक GLUT4 वहां तक नहीं जाएगा, बना भी होगा तो बिल्कुल GLUT4 किस पे डिपेंड कर रहा है, इंसुलिन पे डिपेंड कर रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया, वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो गया जी ट्रांसपोर्टर, व्हिच इज रिक्रूटेड टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली बाय प्रेजेंस ऑफ इंसुलिन। केवल इंसुलिन होगा तो ही मेम्ब्रेन तक जाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा वो। In the presence of insulin signaling, it is present in endocytic vesicle. It is मतलब किसकी बात कर रहा है, यदि इंसुलिन नहीं है तो GLUT4 कहां रहेगा, आप बताओ तो, एंडोसोम में रहेगा भाई, एंडोसोम में देखो तो दिख रहा है नहीं है, गायत्री सुन रही हो, यदि इंसुलिन नहीं है तो कहां पड़े रहेगा वो, एंडोसोम में पड़े रहेगा वो।
आएगा तो सीधा चला जाएगा वहां पर, वैसा फ्यूजन हो जाएगी, जाके चिपक जाएगा वहां पे। ठीक, इस प्रकार से मेरे ख्याल से ये वाला हो गया कंप्लीट। तो ये इंसुलिन सिग्नलिंग कंप्लीट हो गया भाई। नंबरिंग कर रहा हूं, देखो नंबरिंग कौन सा हो जाएगा बताओ तो।